आपके नप्पल्स जो हैं कहीं डेविएट तो नहीं कर रहे हैं, स्किन की कोई चेंजेस या बगल में कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का जो कि मंथली करना चाहिए। जो पेशेंट्स हाई रिस्क हैं उन्हें अर्ली कंसल्ट करना चाहिए बिफोर डेवलपिंग एनी डिजीज़, क्योंकि फिर उनके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स आम लोगों के स्क्रीनिंग प्रोग्राम से डिफरेंट होते हैं। सही, ठीक है। मैं बस ये कहूँगी, इसमें बस यही ऐड कर सकती हूँ कि लाइफ डाइटरी सिंपल रखें, अपने आप को इग्नोर नहीं करें। इग्नोर नहीं करें। अगर आपको कुछ लगता है कि ख़वातीन करती हैं? बहुत इग्नोर करती हैं, बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए, घर के लिए आज वक्त नहीं है, कल वक्त नहीं है, परसों, फिर ईद के बाद, फिर इसके बाद, तो इग्नोर नहीं करना है। आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें, खाएं पिए अच्छा, और खुश रहें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने आप को इग्नोर ना करें। अर्ली हेल्प, मेडिकल हेल्प के लिए अर्लीस्ट जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, बेशक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जनरल सर्जन के पास जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर, बताएं ज़रूर, क्योंकि हमारे नॉर्मली होता है कि पेन्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास नहीं जाया जा रहा है। और यही वजह है, आपको मैं एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताऊं कि पाकिस्तान में जितनी डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, उनमें से 50% वो ख़वातीन हैं जिन्होंने कभी मेडिकल हेल्प ली ही नहीं, एंड दे डाइड बिफोर सीइंग डॉक्टर। ओह माय गॉड, ये इग्नोरेंस है, ये इग्नोरेंस है अपनी ज़ात पे। सही। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपसे भी मैं पूछूंगी कि कोई इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि आप लोग चलें इंटीरियर में जा कर के, कहीं जा कर के आप लोग लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं इस डिजीज़ की? यहाँ पे कुछ इस तरह का काम हो रहा है? कुछ NGOs हैं, अच्छा। जी, कुछ NGOs हैं पिंक रिबन के नाम से, और गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो अब इस तरह के इन्होंने लीफलेट्स और बैनर्स और एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स, और हॉस्पिटल में भी छोटे छोटे लीफलेट्स एंड ब्रोशर्स रखनी शुरू कर दिए, जहाँ पे कम से कम उनको ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। हाँ। और इसके बारे में क्या कुछ किया जा सकता है अपने लेवल पे भी और हॉस्पिटल के लेवल पे भी। सही। अच्छा, आपके साथ भी होता होगा जब पेशेंट्स आते होंगे, हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा होता है। ख़वातीन को कोई प्रॉब्लम हो रही है, दवा ले ली, कोई सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम फ़ौरन दवाएं ले लेते हैं, क्योंकि ख़वातीन तो अपने आप को इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। तो कितना मना करती हैं, इससे भी रिस्क डेवलप हो सकता है कैंसर्स का कि हम मेडिसिन लेते हैं? हमारे यहाँ हार्मोनल मेडिकेशंस जो हैं वो भी ओवर द काउंटर मिल जाती हैं बगैर किसी रिसिप्ट के, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम होती है कि अगर अनकंट्रोल हार्मोन यूज़ चल रहा है, ईस्ट्रोजन ख़ास तौर पे, अगर वो लंबे अरसे के लिए, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो ख़वातीन की बॉडी में बनता है जब तक उनको माहवारी आती रहती है, लेकिन जब मेनोपॉज आता है यानी माहवारी का सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो वो बॉडी में बनना बंद हो जाता है। ये अल्लाह ताला की इस तरफ से एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन अगर कोई 40 ईयर्स के बाद अनकंट्रोल्ड या अनलिमिटेड ईस्ट्रोजन या किसी किस्म का हार्मोन जो इस तरह के हैं जो अफेक्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स पे, वो अनकंट्रोल वे में लॉन्ग टर्म यूज़ करते जाएं खुद ही, अच्छा, तो दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इट। ओह माय गॉड। बस जाते जाते मैं आप दोनों से प्रिवेंशंस पूछूंगी कि क्या है कि आप थोड़ा सा लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम होती है किस तरह से उनको फेस करना चाहिए, सो किस तरह से आप मोटिवेट करती हैं उनको? देखिए, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर की कोई प्रिवेंशन तो नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अर्ली डायग्नोसिस का है। पेशेंट्स में ये अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि अगर ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या बगल में कोई प्रॉब्लम है तो अर्ली मेडिकल हेल्प उनको सीख करनी चाहिए। अदरवाइज़ एसएच कोई डाइटरी या ये सारी एडवाइजेस जो होती हैं ये उसको 100% प्रिवेंट नहीं कर सकती हैं। अर्ली डायग्नोसिस मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा टोटल क्योर होने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ही बेहतर आफ्टर ट्रीटमेंट लाइफ होगी उनकी। ठीक है। तो इसीलिए हम हर पेशेंट को, हर खातून को हम ये एडवाइस करेंगे कि वो अपने आप का अपना ख्याल रखे। अगर उसे कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर को। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके पास आते हैं पेशेंट्स और ज़ाहिर घबराए हुए होते होंगे, परेशान होते होंगे, तो आप किस तरह से उनको डील करती हैं? आप किस तरह से उनके अंदर हिम्मत पैदा करती हैं कि आपने ये फेस करना है और ये कोई ऐसी बात नहीं है, या आप लोग उनको बता देते हैं कि नहीं इट्स अ सीरियस इशू? देखिए, इस हद तक सीरियस इशू का कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये ना कहें कि ये सीरियस इशू है तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो फॉलोअप के लिए बाद में आते ही नहीं। वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उनको या उनके रिलेटिव्स, बिल्कुल होता है, तसल्ली पे चले जाते हैं, बिल्कुल तसल्ली पे चले जाते हैं। इसलिए उनके क्लोज रिलेटिव्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सीरियस इशू है, अब उन्हें घर पे नहीं बैठना है, अब उन्हें इस चीज़ के लिए एफर्ट करनी है, इसकी ट्रीटमेंट करनी है। इस हद तक बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ज़ाहिर है हम पेशेंट को ये ज़रूर
मोटिवेट करते हैं कि अगर वो पेशेंट जो है हमारे पास आ चुका है वो क्यूरेबल है, या हम उसे ये ज़रूर बताएंगे कि हर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेथ नहीं कर रहा। ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट मुश्किल या लंबी ज़रूर है, लेकिन इसमें क्योर होने के चांसेस भी हैं और अच्छे चांसेस हैं, जिसके बाद पेशेंट डिजीज़ फ्री लाइफ गुजार सकता है। ये चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम पेशेंट के साथ थोड़ा सा सपोर्ट हेल्प करते हैं। सपोर्टिव थेरेपी ये भी होती है कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए, पेशेंट को अपना नंबर दिया है, पेशेंट को जब क्लिनिक में आते हैं तो ज़्यादा टाइम दे देते हैं, थोड़ा सा अलग से बैठ के उनको टाइम दिया, समझाया ज़्यादा, ताकि उनको एहसास हो कि वी आर देयर, हम उनके लिए हैं। तो उनको बस परेशान नहीं होना चाहिए, हिम्मत के साथ लगे रहना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट्स को बढ़ाते हैं। लंबा जरूर है, लेकिन बहरहाल ट्रीटमेंट। अच्छा, फैमिली का कितना रोल होता है इसमें? फैमिली इज बहुत बहुत बड़ा रोल है हर प्रॉब्लम में, छोटे बड़े में। और ये तो ऐसा मसला है जिसमें पेशेंट इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं, बात बात पे रोना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं। तो उस वक्त फैमिली में स्पेशली अगर हस्बैंड, बच्चे जो इमीडिएट जो उनके साथ हैं, उनको बहुत सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, अच्छे तरीके से उनके साथ रहना चाहिए। उनको मोटिवेट करें, उनको हेल्प आउट करें, और उनको ये फीलिंग दें कि एक तो हम सब आपके साथ हैं, और दूसरा उनका ख्याल रखें हर लिहाज से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर इरम, थैंक यू सो मच डॉक्टर लुबना कि आप आए और आपने आकर के इतनी अच्छी बातें बताई हमें, और वाकई बहुत कुछ जानने को मिला कि वाकई ये कोई सीरियस इशू नहीं है, लेकिन ये क्यूरेबल है ना। चलिए जनाब, हमने इस वक्त जाना है ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट होंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसे पेशेंट से आज मिलवाऊंगी जिन्होंने इस पूरी इस ट्रामा से गुजरी, जिन्होंने इसको पूरा फेस किया, उन्होंने अपनी कीमो भी कराई, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके अंदर एक हिम्मत थी, ठीक है, वो एक हिम्मत से खड़ी रहीं और उन्होंने उसको फेस किया, और आई मीन खुश रहना सीखा उन्होंने, और उन्होंने दूसरों के ऊपर भी ये नहीं डाला कि नहीं हम तो बीमार हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं। माशाल्लाह आज वो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही हैं, जा रही हैं, खा रही हैं, पहन रही हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हैं। ऐसी ही एक खातून से आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ, लेकिन अभी लेना है एक छोटा सा ब्रेक। आज का सवाल भी रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि आधे रात के सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं, या कहा जाता है। आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है, देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ। Thank you so much. मेरे दिल को दुआ ओ मेरे दिल की चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आइए ऐसे न आगे भरा कीजिए। ओ मेरे दिल की चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तू
पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल की चैन, ओ मेरे दिल के चैन। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और यकीनन अभी आपने अदनान के गाने को भी एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों को चिल कर आते हैं। इतनी डिप्रेसिंग बातें हो रही थी और ज़ाहिर हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद थे जो बता रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। मैं फिर बता देती हूँ कि आज पूरी दुनिया में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डे मनाया जाता है, लेकिन अक्टूबर का पूरा मंथ जो है वो वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अवेयरनेस डेज पे बातें हो रही होती हैं, लोगों के यहाँ लेक्चर्स हो रहे होते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन आज के दिन जो है वो एक डे की तरह मनाया जा रहा होता है। अच्छा, मैं सवाल भी रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि आधे रात के सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है, आपने ये बताना है। और साथ साथ अभी जो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं उनमें मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि यूजुअली हमें ट्यूसडे को डॉक्टर वजाहत ज्वाइन करते हैं और हम काउंसलिंग पे हम बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज वो स्पेशली इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वो हमारे एक टीम मेंबर की तरह भी हैं। तो वो इसलिए मौजूद हैं कि वो उन पेशेंट्स के लिए आए हैं जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उन फैमिली वालों के लिए आए हैं जो इसको फील कर रहे हैं, जिनके यहाँ ये इस तरह का कोई पेशेंट है और वो किस तरह से उनको डील करें। तो वो ये सब बातें बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको भी वेलकम करेंगे। साथ साथ हमारे साथ एक पेशेंट मिसेस नाहिद भी मौजूद हैं जो इस पूरे ट्रॉमा से गुजरी। मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेक पे जाने से पहले, और अब माशाल्लाह शी इज़ फाइन, वो अब बिल्कुल सही हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हैं और बहुत खुश हैं। ठीक है, उन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं डॉक्टर वजाहत? आप थैंक यू सो मच कि आप आए। थैंक यू सो मच मिसेस नाहिद कि आप आई और फ्रेश जबरदस्त सी आप लग रही हैं माशाल्लाह। तो आपकी जो सिंगर है ये कर देते हैं, है ना? हाँ, मजा गाना गाते हैं, इतना अच्छा गाना गाते हैं। अच्छा डॉक्टर वजाहत, आज ब्रेस्ट कैंसर डे है और जैसे अभी बताया कि पूरा मंथ ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात हो रही होती है कि क्यों जरूरी है ये अवेयरनेस डेज जो है? देखिए, ये अवेयरनेस डे जो है ना, वैसे बेसिकली मनाए इसलिए जाते हैं कि है क्या अवेयरनेस डे, मतलब मालूमात लेना, मालूमात देना। अब ज़रूरी नहीं कि हम इतने ज़्यादा बिजी हैं 365 दिनों में कि हम ख़ास तौर पे किसी वजह से जाके एक ख़ास टॉपिक पे अवेयर होना शुरू हो जाएं। तो ये डेज जो बन जाते हैं, इससे कंपेन्स चल जाती हैं, ठीक है, कुछ पम्फलेट्स बंटते हैं, पूरी दुनिया के अंदर काम हो रहा होता है, इस तरह टीवी शोज़ में टॉपिक डिस्कस किया जा रहा होता है। तो पर्सनली स्मोकिंग डे, अवेयरनेस डे, पार्किंसन डे, ये सारे डेज होते इसलिए कि हमारे उन मरीजों तक बातें पहुंचें जो कि घर पे बैठ के सफ़र कर रहे हैं और उनकी जो फैमिलीज हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अवेयरनेस डे के ऊपर खास तौर पर कोई ऐसा टॉपिक पसंद चूज करें जो कि उस दिन की मुनासबत से हो। ठीक है, तो यानी कि अवेयरनेस डेज होने चाहिए और इसको ठीक ठाक तरीके से करना चाहिए बिल्कुल, ताकि नॉलेज पहुंचे। सही। अच्छा, हमारे साथ मौजूद मिसेस नाहिद भी हैं। पहले डॉक्टर वजाहत इनसे बात करते हैं कि मिसेस नाहिद, जब आप
आपके साथ ये हुआ तो क्या वो फीलिंग्स थी, किस तरह से आपने उनसे फाइट किया? क्योंकि जाहिर है जब आपको ये डायग्नोज हुआ कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो मेंटली तौर पे थोड़ा सा इंसान परेशान हो जाता है ना? तो बिल्कुल मेंटली तौर पे आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है उस वक्त, तो वक्ती तौर पे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और मैं भी परेशान हो गई थी। फिर बाद में मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि यार रब्बुल इज़्ज़त मुझे